नमस्कार। बच्चों की पढ़ाई और उनका स्कूल एक सवालात बन के रह गया है हमारे सबके लिए। अब सवाल इस बात का है कि ना बच्चों की स्कूल की फीस कम हो रही है, ना माँ बाप उनको स्कूल भेजने को तैयार हैं इस कोरोना काल के चलते। तो क्या ये ऑनलाइन पढ़ाई कारगर है? क्या वो मॉनिटरिंग हो पा रही है? क्या बच्चों का विकास हो रहा है? क्या माँ बाप इस पढ़ाई से खुश हैं? चलिए इन्हीं कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ आगे इसी। आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार मेरे दोस्तों, मेरे झांसी और बुंदेलखंड के मित्रों, आप सबको बहुत बड़ा प्रणाम। और उम्मीद करता हूँ आप सबके घर में खुशी होंगे, कुशल मंगल होगा। और अगेन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपके इस शो दो बातें आमने सामने में मेरे साथ लाइव जुड़ने में मेरे आपका दिल से आभारी हूँ कि आप अपना समय निकालते हैं। हम जो चीज़ को लाना चाहते हैं झांसी और बुंदेलखंड के लोगों के सामने, जो इश्यूज़ को उजागर करना चाहते हैं, उसमें आप सहभागी बनते हैं हमारे साथ, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो आइए, आज का भी हमने कुछ ऐसी टॉपिक रखा हुआ है। और ये टॉपिक हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमने अभी एक बच्चों का कोरोना काल बनाया था, एक वीडियो। और अगर आप लोगों ने देखा है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको वो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया कि उस वीडियो को काफ़ी देखा गया। और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको देखा हुआ है तब भी मैं लगा दूंगा आपको यूट्यूब में भी और फेसबुक में, दोनों पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों का कोरोना काल क्यों परेशान रहे, वो क्या हुआ, वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। पर आज का टॉपिक बच्चों का कोरोना काल से मतलब नहीं रखता है, बच्चों के स्कूल शिक्षा इससे मतलब रखता है। अब स्कूल शिक्षा, आपको मालूम है बच्चों के स्कूल कब से बंद है। कोरोना ने पूरा हम लोग का जीवन को एक तरह से देखें पूरी तरह से अभी उजाड़ के रखा हुआ है। और हम जितनी बार वापस आने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी के अंदर, उतनी बार कोरोना हमको ऐसे ऐसे नंबर दिखा देता है कि हमारे चेहरे की जो स्माइल है वो फिर से गायब हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ अभी चल रहा है लगातार। आप सबको मालूम है डेल्टा वेरिएंट से हम लोग जूझ चुके हैं इस सेकेंड वेव में। और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कि उसी का एक्सटेंशन है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का भी लिंक आप देख सकते हैं झांसी बाज़ार यूट्यूब चैनल पे, और झांसी बाज़ार फेसबुक पे आपको डेल्टा प्लस के बारे में भी पूरा सब जानकारी मिल जाएगी। तो अब डेल्टा प्लस जो कि डेल्टा का एक्सटेंशन है, तो वो ज़्यादा आक्रामक है, ज़्यादा एग्रेसिव है और ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट करता है। तो इसके चलते फिर से केसेस बढ़ने की उम्मीद है और इसको वेव 3 बोला जा रहा है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि नवंबर या दिसंबर में, नवंबर के लास्ट या दिसंबर से ये वेव चलेगी और ये वेव फिर जनवरी फरवरी तक जाकर के डाउन होगी। अब इसके चलते बच्चों का जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, या ये कह लीजिए स्कूलों से उनका एक रूटीन टूट गया है, वो भी एक दिक्कत की विषय है हम सब पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए। और मैं भी एक पिता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कितना ज़्यादा ये परेशान करता है। और हम ही लोगों को नहीं, ये परेशानी अब बच्चे भी फील कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मतलब बोर हो गए हैं उस तरह की ज़िंदगी जी करके कि कोई रूटीन नहीं है और अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से वो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो एक समस्या तो है, उनकी लाइफ में थोड़ा सा स्लोनेस, डलनेस आ गया है वो। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जहाँ मतलब हर रोग बढ़ते हैं तो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, और जब तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे को हर चीज़ों पे पाबंदी लगानी पड़ती है, लॉकडाउन लगाना पड़ता है, जिसके चलते सब नीचे आ जाता है। तो इसी चीज़ की आज बात करेंगे हम लोग। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, दो बातें आमने सामने हमारा एक स्पॉन्सर शो होता है। तो हमारा स्पॉन्सर्स जो हैं उसके मैं आपको बता दूं एक बार, डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, जो सीनियर आई सर्जन है झांसी के, जहां आप कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और आंखों का चश्मा उतारने का इलाज आप उनके क्लिनिक में करा सकते हैं। ऐसे डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, जो कि एक जाने माने ऑर्थोपेडिक, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जिनका अस्पताल उपचार हॉस्पिटल के नाम से है, यूनिवर्सिटी गेट के ठीक सामने। वहाँ पे जाकर के आप गठिया और आर्थराइटिस और रीढ़ की हड्डी और घुटने का दर्द, इन सब चीज़ों का इलाज करा सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रजत मिसूरिया, जो कि कमला हॉस्पिटल में रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक में सुपर मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। वहाँ पर आपको बहुत ही नवीन तकनीक, जो आप तंबाकू खाते हैं उसकी वजह से मुंह आपका कम खुलना और मुंह का कैंसर और दांतों का इशू और जो भी जॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको आप चेकअप करा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर धीरेन्द्र तिवारी, जो सोल्टॉन एकेडमी से हैं। वो खुद एक IIT BHU स्कॉलर हैं। उनका 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपोजर है और वो उनकी पढ़ाई जो मास्टर्स किया है उन्होंने वो यूरोप से किया है, उसके
और उसके बाद अब वो वापस आए हैं झांसी में, तो उन्होंने अपनी सॉल्टॉन एकेडमी खोली है और वो झांसी के और बुंदेलखंड के बच्चे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, IIT मेंस एंड एडवांस करके, उनकी वो मदद करते हैं। तो आप लोगों में से जो भी नीट की और IIT मेंस की और एडवांस की तैयारी कर रहा है, आप लोग उनसे परामर्श ले सकते हैं, उनकी गाइडेंस में एग्ज़ाम दीजिए। आई एम श्योर द रिजल्ट्स गोना बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इन सब के कॉन्टैक्ट्स और इन सब का आपको जितना भी जानकारी चाहिए, इन सब के फ़ोन नंबर्स, एड्रेस सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के बाद, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सीधे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो जो बात हो रही थी अभी, ये हो रही थी कि जो कोरोना जिस तरह से चल रहा है, बच्चों के स्कूल्स कब चलेंगे, बच्चों के स्कूल्स कब खुलेंगे। आजकल पूरी न्यूज़ में और सोशल मीडिया पे आप देखिए बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हो रही है कि बच्चों के स्कूल कैसे खुलेंगे, किस तरीके से चीज़ें होंगी, बच्चों का स्कूलों में कितना समय लगेगा। तो अब आप मुझे बताएं, अगर आज के वक्त हम लोग देखें कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं ये लोग, अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक तरीके से कि इसमें स्कूल कब खोलना है, कब नहीं खोलना चाहिए कि खोलना चाहिए, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप सब लोग जो देख रहे हैं मुझे, प्लीज़ अपने कमेंट में येस और नो लिख करके डालें, ताकि हम सबको मालूम पड़ सके जब तक आप वीडियो देख रहे हैं कि आप लोग कितना स्कूल्स खुलवाने के हक में हैं और कितने लोग नहीं हैं। तो मेरी आप लोगों से ये बहुत विनती है कि जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, देखते देखते सोचिए इस बात पर और कमेंट्स में लिखिए यस या नो इन टर्म्स ऑफ स्कूल खुलने चाहिए कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। तो देखिए, अब ये जो बातें हो रही हैं स्कूल खोलने के लिए, वो इसलिए हो रही हैं बिकॉज इसमें पॉजिटिव क्या हुआ है। तो अभी ये बोल रहे हैं वो कि स्कूल इसलिए खोलने को बोला जा रहा है क्योंकि कोविड केसेस जो हैं वो डाउन हो रहे हैं। जो अगर आप कर्व देखें, कोविड केसेस काफ़ी नीचे आए हैं, जो कि मार्च अप्रैल मई में सिचुएशन थी, उससे कोविड काफ़ी संभल गया है और हमने उस पर काफ़ी विजय प्राप्त करी है और केसेस अब बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरी खुशखबरी ये है कि वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, वैक्सीनेशन आ गया है, तो इसके चलते भी काफ़ी अच्छा हो गया है कि अब वैक्सीनेशन लगता जा रहा है जैसे जैसे लोगों को, तो डर जो कोरोना का है वो कम होता जा रहा है। और चूँकि डर कम होता जा रहा है तो स्कूल खुलने की संभावनाएं को बोल रहे हैं बढ़ा सकते हैं। अब इसमें भी और चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं कि स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वापस लौटना। दे आर वेरी क्यूरियस टू गो बैक टू देयर स्कूल्स। उनको लगता है कि हम जब अपने टीचर्स से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, तो हमारा एक रिजुनोवेशन होगा, हम लाइटर फील करेंगे, थोड़ा हमारी ज़िंदगी में जो डलनेस आ गई है वो हटेगी। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी तैयारी कराना है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लैब्स रखी हुई हैं, टेक्नीशियंस हैं वहाँ पर, कंप्यूटर्स हैं और सारी लैब्स का जो काम होता है, साइंस में लैब्स कितनी ज़रूरी होती है, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है और ये सब नींव है। और जब तक ये सब नहीं होगा, कैसे बच्चे आगे समझेंगे और सीखेंगे, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर आप देखें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के वक्त में, जिसको आप कह लीजिए कि जो डर करता है, जिसकी वजह से हम मना करते हैं कि हम नहीं स्कूल भेजेंगे, वो क्या है। अभी तक हमने बात करी किस वजह से स्कूल खुलने की बात हो रही है, तो अब हम उसका उल्टा बात कर रहे हैं कि स्कूल किस वजह से हम लोग नहीं भेजना चाहते। तो जो पेरेंट्स के दिमाग में जो डर है वो ये है कि भैया अभी स्कूल में खोलेंगे तो वहाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स कितने लागू होंगे हमें नहीं मालूम। सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर चेक, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके साथ साथ आपका हैंड वॉश, हाइजीन। अब आपको मालूम ही है कैंटीन वगैरह में बच्चे अपने इंटरवल में दौड़ते हुए जाते हैं जिम्मी के पास, जो वहाँ की कैंटीन के बंदे को हम लोग कहते थे। अब वो वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है एक समोसे के लिए कि लोग बाग का सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। दूसरा, अगर आप देखें जो टॉयलेट्स होते हैं वो कितना ज़्यादा क्लीन रख सकती है अथॉरिटीज़, कौन सा स्कूल कितना इस बात पे फोकस कर रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल डिस्टेंसेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने दूर अभी प्रेयर में दूर कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये भी है कि जिन स्कूलों में अगर आप देखें 60 बच्चे एक सेक्शन में होते हैं और 3 सेक्शन होते हैं, A, B, C, और 60 students in one section. Now you tell me how much it is possible for the school authorities to ensure that every shift should have only 30 people so that एक बंदे का डिस्टेंस तो बने क्लास के अंदर। और अगर इस हिसाब से उन्हें सोचना है तो 2 शिफ्ट चलानी है, तो टीचर्स कितना उसको वो कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे उस शेड्यूल में, क्योंकि उनका 5 घंटे का तो सवेरे की शिफ्ट है, 5 घंटे की शाम की शिफ्ट है। तो हाउ मच ऑल दिस इज पॉसिबल is one such challenge which doesn't have an easy answers to it, right?
इतना आसान नहीं है इन सब का आंसर देना। सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क लगाए बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे मास्क नहीं लगाए हैं, मास्क जो नहीं लगा के आए हैं उनको क्या आप मास्क अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आंसर जब तक नहीं मिलता तो एक चैलेंज लगता है कि बच्चों को कैसे हम स्कूल भेजें। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हर तो माँ बाप नहीं ले जा सकते बच्चों को रोज रोज अपने साथ, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे? तो एक वैन में जो पहले 40 बच्चे जा रहे थे तो अब क्या 20 जाएंगे, तो वैन डबल चक्कर लगाएगी, क्या होगा? कोई अनसर्टेनिटी है। स्कूल वांट्स टू रीओपन, राइट? बिकॉज क्यों करना चाहते हैं? स्कूल हैज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हुआ है साहब, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही है, उसमें मेंटेनेंस भी जा रहा है, फैकल्टी है ही है, फैकल्टी को उनको देना ही है, उनको उनकी सैलरीज जानी है, फैकल्टीज और क्वालिटी फैकल्टीज उन्होंने ले रखी है, तो वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल का नाम अच्छा होगा जब तक हमारे पास अच्छे फैकल्टीज होंगी, तो वो भी उन्हें करना है, तो फैकल्टी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर आप देखो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, हर स्कूल चाहता है हर साल उसके एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ाए ताकि स्कूल नाम कमाए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराए बच्चों का ताकि स्कूल नाम कराए, और वही स्कूल के बच्चे जब बाहर निकल के जाते हैं अच्छा करते हैं तो स्कूल का नाम होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, इफ दैट इज पॉसिबल और नॉट, तो स्कूल से सब करने के लिए तैयार है कि बच्चे आ जाएं, लेकिन हाँ दूसरी साइड पे जो पेरेंट्स सोचते हैं उसको भी आप नहीं झुटला सकते। पेरेंट्स का सोचना क्या है? आई लव माई चाइल्ड, आई लव माई, मेरे वंशज हैं, वो मेरा वंश आगे बढ़ाते हैं और बाइंगे हूँ, मैं लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियाँ भी वंश बढ़ाती हैं, ओके? सो अगर मुझे मेरा वंश बढ़ाते हैं वो, तो मेरे लिए एक धरोहर है भाई, मुझे उनको आगे लेकर के जाना है, राइट? तो क्या मैं बच्चों की लाइफ रिस्क में डाल सकता हूँ? तो बिकॉज आई लव माई चाइल्ड, आई केयर अबाउट माई चाइल्ड, सेफ्टी फॉर माई चाइल्ड इज माई कंसर्न। जब तक सेफ मैं फील नहीं करूँगा मेरे बच्चे सेफ नहीं हैं, मैं कैसे उनको अलाउ कर दूँगा कि भैया आप चले जाओ स्कूल में और सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा सोचूंगा, आई एम श्योर आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसे ही सोचेंगे। तो मेरा से कहने का मतलब ये है कि कोविड के चलते आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, आपको उनकी चिंता है, आपने उनके स्कूल्स को इतने दिन से बंद रखा है तब भी आप फीस दे रहे हो, स्कूल तो नहीं छोड़ाया आपने उनका। दूसरा, अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात को समझते हैं कि स्कूल ज़रूरी उतना नहीं, इतना हमारे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, अगर वो स्टेचर पे बैठ कर के ये सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम्स को फोरगो कर दो, एग्ज़ाम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बोर्ड के एग्ज़ाम्स भाई, इनके जो एग्ज़ाम्स वैल्यू है उसके हिसाब से उनका रिजल्ट निकालो, लेकिन हमें अपना नेक्स्ट जनरेशन की चिंता करनी है। दे आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल एंड दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, सो हाउ कैन वी टेक अ रिस्क? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, हमारे बच्चे हमारे लिए इट्स लाइक अ, जिसे कहते हैं ना, ट्रेजर है, तो उस चीज़ को हम दांव पे नहीं लगा सकते किसी भी वजह से, राइट? अच्छा, इसके बाद देखें, अगर आप कोविड के चलते बहुत लोगों के बिजनेसेस पे इफेक्ट आया है, बहुत लोगों के बिजनेसेस डिस्टर्ब हुए हैं, तो वो कितना अफोर्ड कर पाएंगे? अब आज वो अभी भी फीस दे रहे हैं, आई डोंट नो टिल हाउ लॉन्ग दे प्रोबेबली वांट टू, बिकॉज वी डोंट नो आने वाले कोविड की थर्ड वेव से और कितने लोगों पे इफेक्ट आएगा, और वहाँ पे क्या क्या होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज में भी अगर वो देखेंगे तो स्ट्रक्चरिंग करते हैं, वो एम्प्लॉय स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, उन्हें जितने लोग चाहिए आज के वक्त वो ही रखेंगे, बिकॉज उन्हें चलाना है। ऑब्वियसली व्हेन द टाइम विल कम दे हैव टू एक्सपैंड इट, maybe they will call up again those people who they have shed out, but as of now if they see that they have to run an organization cannot run on sentiments, तो वो भी चीज़ वाली बात है। तो इन सब को दिमाग में अगर रखें तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है लोगों के व्यवसाय पे, सैलरीज पे, जॉब पे। स्कूल्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के ऊपर अभी कहना बहुत मुश्किल है। स्कूल्स ने कोई अपनी फीसेस तो कम की नहीं है, कोई चीज़ में कहीं कुछ उन्होंने रिलैक्सेशन तो दिखाया नहीं है, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं सोसाइटी में, जहाँ थोड़ा सा लोड शेडिंग हो सके पेरेंट्स के ऊपर से। सो दैट इज also one other thing. I'm not saying that you should not pay to the faculty. We are all ready. I mean, the entire society has been paying the fees from long time, 1.5 years now it has been since we are going through COVID. On the contrary, कितना ज़्यादा schools ने सोचा है अभी, या so ये भी एक सोचने वाली बात है। So financial burdens है लोगों के ऊपर and everybody is contributing and banks can contribute. Obviously, every organization has to think over it time and again. अब देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ये मॉडल जो है कितना सक्सेसफुल है, आप जरा इस पर भी सोच लें। ऑनलाइन एजुकेशन में हमने देखा हमारे बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से होती है। इज इट अ फुल प्रूफ सिस्टम? डू यू थिंक? उनका पूरा डिसिप्लिन बिगड़ गया, उनका मॉर्निंग का टाइम, उनका क्लास अटेंड करने का टाइम, उनका वापस आने का टाइम, एक वक्त पे ब्रेकफास्ट करने का टाइम, एक वक्त पे लंच करने का टाइम, सब कुछ बिगड़ चुका है।
हैबिट्स इस तरह की हो गई हैं कि उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती कि कौन बच्चा ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहा है वाकई में, कि कैमरा बंद करके सो गया है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। स्कूल में टीचर्स जो जूम पे पढ़ा रहे हैं, लिख करके एग्जाम पे कॉपी पे आपको कॉपी पे लाज करके दिखा रहे हैं, वो कितना सवाल समझ में आ रहा है, कितना उत्तर किसी को समझ में आ रहा है, नहीं मालूम। बहुत सारे बच्चों के यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ सकें, या ये कह लीजिए क्या हैं, मे बी उनमें नेटवर्क ना आने के चलते उनका नेटवर्क बार बार ड्रॉप कर जाता हो और वो ना समझ पाते हो। सो देयर इज अ क्लियर गैप इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन फॉर श्योर। क्या इसने कॉस्ट को लोअर किया है? ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ बेनिफिट स्कूल से पेरेंट्स को जाना चाहिए था, क्योंकि बच्चे तो बिजली नहीं ले रहे हैं ना, बच्चे तो काफ़ी चीज़ें वहाँ यूज़ नहीं हो रही हैं, तो एवरीथिंग हैज़ कम डाउन फॉर द स्कूल्स अथॉरिटी आल्सो, सो दैट बेनिफिट हैज़ कम इन। नहीं, बल्कि पेरेंट्स के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज पेरेंट्स अब ज़्यादा डेटा ले रहे हैं, उनको नया फ़ोन खरीद के दे रहे हैं। Along with that, parents are also feeling the fact that they are suffering on their health also. जो आँखों के लिए हम उनको टीवी देखने को मना करते थे, उनके कार्टून देखने को मना करते थे, आज वही बच्चे 3-3 4-4 घंटे आँख गड़ाए छोटी सी स्क्रीन पे बैठे रहते हैं। हर कोई माँ बाप की तरह हर कोई माँ बाप तो टैबलेट नहीं अफोर्ड कर सकता, या फिर डेस्कटॉप नहीं अफोर्ड कर सकता, लैपटॉप नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो तो फ़ोन ही देगा। अब फ़ोन पे वो छोटे छोटे बच्चे अपनी आंखों को गड़ाए हुए हैं, तो हाउ मच इट विल गोना बी इफेक्टिंग देयर विजन इज आल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स। तो ऑनलाइन में सब देखिए, ऑनलाइन में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कहाँ जा रहे हैं, उनकी रज्जियाँ उड़ रही हैं, मुझे नहीं मालूम। Yes, there is an advantage of online education provided if you do it in the right way. Is there a learning management system you have? क्या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म आपने खोला है ऑनलाइन के लिए एजुकेशन में? अगर आप वो रखते हैं जहाँ क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है, बाद में रेफर कर सके, वो जहाँ पे सारे चीज़ों को ढंग से डिस्क्रिप्शन दिखाया जा रहा है, पॉज कर सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में होती है, चैप्टर बाय चैप्टर डिस्क्रिप्शन है, डाउट्स क्लियर करने के लिए चैट सेशंस हैं, सो मैसेजिंग है, तो ये सब चीज़ें कर जाती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करते हैं, बट इट इज़ अ कॉस्ट। हु वुड लाइक टू टेक कॉस्ट? स्कूल्स के पास तो फाइनेंशियल बजट्स एंड अवेलेबिलिटी है, इज अगेन अ क्वेश्चन। So these are all challenges, with online education, and I think schools would be required in the coming future to, get this education standards, quality of education, going up. However, if we see कि अगर हम offline की आज बात करें, तो हम इसलिए ही नहीं भेज पा रहे हैं because there is an issue of vaccination not available for children, so how can we risk them? क्योंकि वहाँ पे हम दवाई अभी बच्चों के लिए बनी नहीं है जो हम उनको दे सकें और वो वहाँ जाकर के आराम से बैठ सके, तो वो ऑप्शन पे हम बात नहीं कर सकते, बच्चों की दवाई है नहीं कोरोना की। प्लस जो वहाँ पे टीचर्स आ रही हैं, क्या उनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया है, ये भी हमें सोचना है। अगर वहाँ पे जो टीचर्स आ रहे हैं क्या उनकी 2 डोजेस हो चुकी है, वो बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर नहीं हुई है तो दे आर एट रिस्क, एंड अलॉन्ग विद देम द रिस्क विल कम टू द किड्स ऑल्सो, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। अगर आप देखें स्कूल की एक्सपेंसेस फीस में कुछ हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं क्या, वो कुछ सोसाइटी पे पास ऑन कर रहे हैं एडवांटेज, तो वापस से जो जिनके फाइनेंशियल कंडीशंस बिगड़ी हैं पेरेंट्स की, वो लोग सोच सकेंगे दोबारा से भेजने के लिए। अभी तो दे आर थिंकिंग ऑफ स्विचिंग ओवर द स्कूल, गोइंग टू द ऑप्शंस एंड ऑल, तो ये भी देखना पड़ेगा। स्कूल शिफ्ट्स, कितने स्कूल कितनी शिफ्ट चला सकते हैं? क्या एक सेक्शन में जहाँ 60 बच्चे हैं और 3-3 सेक्शन हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रख करके कितनी शिफ्ट चला पाएंगे ताकि 60 180 बच्चे 2 शिफ्ट्स में कवर कर सकते हैं? सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन करना है, प्रोटोकॉल तो मेंटेन करना है। प्रोटोकॉल है या नहीं, पहले तो हर स्कूल खोलने से पहले ये तय होना चाहिए। प्रोटोकॉल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक आपके पास ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं होंगे, आप मेजर कैसे करोगे कि हाँ कहाँ पे क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से बच्चों को ये हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात, बच्चों को आपने स्कूल भेज दिया, बच्चों के लंग्स हेल्दी होते हैं, शायद उन्हें कुछ नहीं होगा, जो होगा बहुत माइल्ड होगा, बट दे विल बिकम अ कैरियर वंस दे कम बैक टू योर होम। देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। अब वो किसी बच्चे से लेकर के आए कोरोना और वो दादी नानी बाबा नाना किसी को इन्फेक्शन लगा दिया, आप परेशान हो गए। इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट वगैरह है, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? जहाँ इतनी कंडीशंस खराब हैं, जहाँ बिजनेस सफ़र कर रहे हैं, जॉब कट्स आर देयर, एवरीथिंग, एम्प्लॉय रिस्ट्रक्चरिंग इज देयर, तो क्या सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग इज देयर, तो क्या ये अफोर्डेबल है या नहीं है? आगे तो कौन रिस्क लेना चाहेगा? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको मेरे ख्याल से हर किसी को दिमाग में रखना होगा, और उसी वजह से हम सोच पाएंगे कि नहीं। अगर आप देखें, एक सर्वे हुआ है जिसमें हेल्थ वर्कर्स के ऊपर वो सर्वे हुआ, और उस हेल्थ वर्कर सर्वे जो एक वो होती है, लोग का दायरा होता है जो आईसीयू में भी हैं, कोविड हॉस्पिटल्स में भी हैं, और वो एक्सपोज हैं कम्प्लीटली। जब उनको 2 डोजेज लगी तो उनका नतीजा ये आया
कि उनका 22% हॉस्पिटलाइजेशन रह गया, यानी 80% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होता ही नहीं था अगर कोविड होता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दिस कि 8% लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी अगर 2 इंजेक्शन लगे हैं 100 में से। अगर नहीं लगे हैं तो 100 में से 100 लोग एक्सपोज हैं। अगर दोनों इंजेक्शन लगे हैं तो 100 में से सिर्फ 8 लोगों को ऑक्सीजन लेवल तक की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर तक जाना पड़ेगा, उस कंडीशन में वो आएंगे। पॉइंट नंबर 3, आप आईसीयू कंडीशन अगर देखें दोनों इंजेक्शन लेने के बाद सिर्फ 6% आया है सामने आईसीयू कंडीशन, राइट, विच बेसिकली मीन्स कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने इसलिए बताया कि आप अगर 2 इंजेक्शन लगाएं तो आप काफ़ी कुछ अपने बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पे भेज रहे हैं। तो जितने भी स्टाफ है स्कूल्स का, क्या उन सबके दोनों इंजेक्शन की डोज हो गई? क्या सारे टीचर्स की दोनों इंजेक्शन की डोज हो गई? क्या जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो फ्लीट ड्राइवर्स हैं, क्या उन सबके दोनों डोजेस हो गए? जितना भी सपोर्ट स्टाफ है ऑफ एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स एंड ऑल, क्या उन सब का डबल वैक्सीनेशन हुआ है? दोनों डोजेज हुई हैं? तब तो वहाँ पे तब भी आप सेफ फील करोगे अपने बच्चे को भेजने के लिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर किड माइट प्रोबेबली हैव टू सफर दिस। अगर उसको अस्थमा है, किड्स में भी अस्थमा होता है, और उस वक्त अगर उसको ये हो गया तो और एक दिक्कत है। अगर नहीं भी है तो कैरियर बन के घर लेके आ रहा है, या ये कह लीजिए अगर वो कैरियर है और आपके टीचर से बात करें जिसका सिर्फ एक ही अभी इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है, then the teacher is also, by talking to the explaining and all that, is on teachers also on a very higher risk of getting the virus. So the question is this: we need to understand how we are equipped or we are ready to take the online education system as of now. And if we are not, अगर हम तैयार नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम लेने के लिए अभी, तो हमें चाहिए कि हम उस पर थोड़ा स्लो जाए, बिकॉज कोविड 3 वेव 3 इज अबाउट टू कम. If it comes, Delta plus variant is highly infectious compared to a Delta, which we have already seen in wave 2, and it was very lethal. We all know about it. So कहने का मेरा मतलब ये है साहब, जो भी करना है बहुत सोच विचार के करना है. बच्चों की लाइफ बिल्कुल रिस्क में नहीं डालनी है, ना ही हमें उनकी टीचर्स की लाइफ को डालना है, और ना ही हमें अपने परिवार वालों की लाइफ को डालना है. पढ़ाई ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं. डेवलपमेंट बच्चे का ज़रूरी है, इसमें भी कोई शक नहीं है. पर इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये बीमारी फेटल है. ये बीमारी अगर गिरफ्त करती है तो हमने देखा है कोविड कितनी डेल्टा कितनी तेज़ी से असर करता था बॉडी के ऊपर, और डेल्टा प्लस तो और ज़्यादा आक्रामक है. तो प्लीज़ इस चीज़ को भी दिमाग में रखें. हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम तब डिमांड करें बड़ी बड़ी चीज़ों की, पॉलिटिक्स में ना घुसे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट आवर किड्स. I and you, I'm sure we don't want our kids to cry for any reason. We have made them, हमने उनको इतना बचा के रखा है पूरे 1.5 साल में, और हम जल्दबाजी के चलते एक कोई गलती करते हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो. और आपको ये भी मालूम है इसका ट्रीटमेंट आसान नहीं होता. जहाँ आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, उनको सिर्फ डॉक्टर देख पाएंगे, ना आपका बच्चा सह पाएगा और ना आप सह पाएंगे. मेरा पढ़ाई से वो नहीं है. मैं चाहता हूँ उन्हें ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एजुकेशन मिले, बट हमें गियर अप होना पड़ेगा. ऑफलाइन के लिए देयर इज अ चैलेंज, देयर इज अ टास्क. एसओपीज होनी चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, हर चीज़ पे सोच विचार होना चाहिए. आपका स्कूल तो आपसे साइन करा लेगा भाई साहब पेपर पर कि आपकी जिम्मेदारी आप भेज रहे हो, पर रोज तो आप देखने नहीं जा रहे ना ऑडिट करने कि क्या वाकई में वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, क्या उन्होंने जो प्रोटोकॉल बनाया था उसे फॉलो कर रहे हैं. तो आप उनसे क्या आश्वासन ले रहे हो कि आप उनसे कुछ साइन कराओ? नहीं ना, मैं ये तो नहीं कह रहा आप उनसे कराओ, पर उनसे क्वेश्चनिंग तो हम कर ही सकते हैं कि भाई साहब आपने बोला साइन कर दो, आपकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, तो हमने भेज तो दिया, पर हम किस रीजन से जिम्मेदार बने अपने बच्चों को भेजने के लिए? आप क्या रीजन हमें शो कर रहे हैं ऐसा कि हम जिम्मेदार बने अपने बच्चों को आपके पास भेजने के लिए? ये भी तो हमें पूछना चाहिए ना क्वेश्चन. जस्ट बिकॉज आई एम क्यूरियस अबाउट, आई एम कंसर्न अबाउट माई एजुकेशन ऑफ माई चाइल्ड, मैं पैसे भी दूँ, अपने बच्चों की चिंता भी करूं, उनकी एजुकेशन भी करानी है, आपका स्कूल भी चलवाना है, आपके टीचर्स को हमें सैलरी भी देनी है, उनका सब कुछ करना है, सारी चीज़ करनी है, और फिर भी हमारा बच्चा ही सफ़र करे, लौट के आए तो हमारा परिवार ही सफ़र करे. आई थिंक ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन थी. इसको थोड़ा सोच लीजिएगा. मैं ना स्कूल के खिलाफ हूँ, ना मैं टीचर्स के प्रोफेशन के खिलाफ हूँ. मैं उनका आदर करता हूँ. आप खुद समझदार हैं, आप लोग पहले तय करें और हमें बताएं कि आप स्कूल कैसे चलाना चाहते हैं, क्या क्या आप वो चीज़ें करेंगे रेगुलरली जिसको हम में से या कोई भी बॉडी आकर के ऑडिट कर सके कि आप कभी भी आए देखें ये सब चीज़ें तैयार हैं. कितने मेरे बच्चे सेफ हैं आपके पास आने में, जहां उन्हें कुछ नहीं होगा.
मैं तैयार हूँ अपने बच्चों को भेजने के लिए। मुझे भी मेरे बच्चों का भविष्य देखना है, मुझे भी मेरे बच्चों का भला सोचना है, और मुझे मालूम है आप लोग भी वही चाहते हैं, लेकिन अप्रोच ठीक करनी होगी। एज अ टीचर अबाउट देयर एजुकेशन एंड आई अंडरस्टैंड दैट, but as a school authorities and the management team are they concerned about taking care of the child is also one of my top most question and a question of concern. तो मैं आप लोगों से सबसे यही एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अगर इस पे मेरे पूरे वीडियो पे जो मैंने आपको बताया है, बोला है इतनी देर से, क्या आपने अपना सवाल का जवाब दिया कि आप बच्चे को भेजना चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना लिख करके कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका एक एक कमेंट बहुत मायने रखेगा लोगों को बोलने में, लोगों के विचार सामने लाने में। जहाँ ज़्यादा जो विचार मिलेंगे ऑब्वियसली हमें समझ में आएगा हमारी पूरा सोसाइटी क्या चाहती है, हमारा वर्क क्या चाहता है। तो इसी नोट पर मैं आप लोगों से इजाज़त मांगूंगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल टाइम ऑफ योर्स। मैं आप लोग का दिल से आभारी हूँ, हर बार आप लोग आते हैं और मेरी बात थोड़ी देर सुनते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं झांसी और बुंदेलखंड के लोगों के बीच में वो सवाल, वो चीज़ें, वो इश्यू उठा के लाऊं और सामने रखूं जिस पे मेरे वीडियो के बाद भी वो सोचें और 2-4 लोगों से विचार विमर्श करें कि क्या सही है, क्या नहीं सही है, और उसके बाद एक सोचा समझा डिसीजन कॉल लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार शाम 5 बजे 2 बातें आमने सामने लाइव शो फेसबुक के ऊपर ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, सिंसियरली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। थैंक यू।